हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। इसके लिए वो हर जतन करते हैं। स्कूल के साथ साथ बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी करवाते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर पर ही ताला लटक जाएगा तो जाहिर है बच्चों का भविष्य अधर में अटक जाएगा। फिजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कई राज्यों में इसके सेंटर बंद हो गए हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा और अब तो मनी लॉन्ड्रिंग तक को लेकर ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। सुनहरे भविष्य के सपने लेकर स्टूडेंट किसी कोचिंग सेंटर का रुख करते हैं। उम्मीद रहती है कि कोचिंग की पढ़ाई उनकी आगे की राह आसान कर देगी। लेकिन जब कोचिंग सेंटर पर ही ताला लगने लगे तो इसका असर स्टूडेंट पर पड़ना लाजिमी है। IIT JEE की तैयारी के लिए एक ऐसा ही बड़ा नाम फिजी हुआ करता था, लेकिन अचानक से एक के बाद एक इसके कई सेंटर बंद होने लगे, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया। स्टूडेंट और उनके अभिभावकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोटी फीस भरने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली NCR समेत कई जगहों पर फिजी के सेंटर्स पर ताले लगने लगे। अब जब फिजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कार्रवाई शुरू की है तो ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ED ने गुरुवार को सुबह फिजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 10 ठिकानों पर छापेमारी की। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ED ने नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम और फिजी के प्रमोटर DK गोयल के आवास और ऑफिस पर भी तलाशी ली। ये वही फिजी कोचिंग सेंटर है जो कि रातों रात अचानक बंद हो गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर दर शहर फिजी के कई सेंटर अचानक बंद होते चले गए, एक के बाद एक। लेकिन अब इसी फिजी के मालिकों पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है और फिजी के कई ठिकानों पर इस वक्त ED की रेड चल रही है। लगभग 10 ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। सैलरी संकट के बीच में लगभग 12 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था फिजी को और इसी के चलते अब फिजी के कई ठिकानों पर ED अपनी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले हम जहां मौजूद हैं ये नोएडा का फिजी का सेंटर है और इसी सेंटर्स पर हमें बहुत सारे ऐसे बच्चों के माता पिता मिले थे जिनमें से कई लोगों ने लोन लेकर बच्चे का एडमिशन यहां पर करवाया था और उनकी ही शिकायत के बाद नोएडा पुलिस ने फिजी से जुड़े लगभग 11 करोड़ 11 लाख रुपए उनके सीज किए थे, जो भी पैसा फिजी के मालिकों के अकाउंट में था। अब इसके बाद ED अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। नोएडा पुलिस ने पहले ही फिजी के खिलाफ एक्शन लिया था और FIR दर्ज कर ली थी। कई पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लोन लेकर बच्चों की फ़ीस भरी थी, लेकिन फिजी के बीच में बंद होने से वो सब बीच में ही अटक गए, अधर में लटक गए। उनके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, उनका सिलेबस कैसे पूरा होगा, इसका कोई रास्ता भी फिजी ने उस वक्त नहीं सुझाया था। फिलहाल अब ED फिजी पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। उम्मीद यही कि जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ उन्हें अब सरकार छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही। ये कार्रवाई यूपी और दिल्ली में संस्थान के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर की गई है, जिसमें कोचिंग संचालकों पर धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। फिजी के मालिकों और प्रमोटर्स पर कोचिंग सेंटर से लिए गए पैसों को अपने निजी फायदे के लिए और दूसरी कंपनियों में लगाने का आरोप है। इसी साल जनवरी में देश भर में कई फिजी सेंटर अचानक बंद कर दिए गए थे। अभिभावकों का आरोप है कि पूरे साल की फीस पहले ही ले ली गई थी, लेकिन सेंटर बंद करने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। इसके चलते करीब 12,000 स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित हुई और उनके करियर पर संकट मंडराने लगा, जिसके बाद दिल्ली, UP, MP, बिहार जैसे कई राज्यों में कई जगहों पर FIR दर्ज की गई थी। एक टीचर का जॉब एक टफेस्ट जॉब है। वो एकदम से आप उसे एक दिन निकाल देते हो, सेंटर बंद कर देते हो, तो पूरा प्रोसेस पे एक फुल स्टॉप लग जाता है। अब पेरेंट्स फिर किसी नई जगह रिलोकेट हों, पहले अपना रिफंड लें, फिर बच्चे को फिर उस प्रोसेस में लेके जाएं, बच्चे का तो करियर स्पॉइल हो जाता है ना। तो कोचिंग सेंटर्स को भी ये समझना चाहिए कि यदि उनके पार्टनर्स कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हैं या वो खुद एक ओनर हैं हर ब्रांच के, तो उनका भी तो बहुत कुछ स्टेक पे है।
एक ब्रांड का एक दिन में चला जाना उस ब्रांड की पूरी जर्नी पे एक स्टॉप लगा देता है। फिटजी के सेंटर्स बंद होने के पीछे टीचर्स को सैलरी नहीं मिलने की वजह सामने आई थी, जिसके चलते टीचर्स ने संस्थान को बाय बोल दिया था। लेकिन आज से कुछ दिन पहले ही 13 अप्रैल को नोएडा सेक्टर 62 स्थित फिटजी कोचिंग सेंटर के बाहर अभिभावक एक बार फिर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल इस सेंटर को फिर से चालू किया गया, जिसके बारे में अभिभावकों को जानकारी दी गई। बंद होने के बाद अब इस सेंटर को दोबारा शुरू करने पर इसे फिटजी 2.0 बताया गया। फ्रेंचाइजी के जरिए शुरू किए गए सेंटर को लेकर अभिभावकों ने अपनी नाराजगी जताई। हमारा 1 लाख रुपए से ज़्यादा जा चुका है और अचानक से इन्होंने ताला लगा दिया और कोई रिस्पांस नहीं किया। जब हम काफ़ी चक्कर लगाए कोई रिस्पांस नहीं आया। अब अचानक से बोल रहे हैं कि आ जाइए, खोल रहे हैं। हमारा पैसा हमें वापस चाहिए, हमें नहीं जाना फिटजी। कैसे टीचर से हमें नहीं पता। हमारे बच्चे का भविष्य हम खतरे में नहीं डाल सकते, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। अभी दोबारा बुला रहे तो पैसा फिर से पे करने के लिए बोल रहे हैं या पुराने वाले पे? अभी तो हमको हमारा पहले वापस चाहिए। अब वो पैसा तो मांगेंगे अगर खोलेंगे तो, लेकिन हमें पैसा नहीं देना। हमें विश्वास नहीं है इनके ऊपर, हमें हमारा पुराना पैसा वापस चाहिए। अभिभावक अब इस संस्थान पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर फिटजी ने इनसे जो लाखों रुपए लिए थे, ये वो वापस करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग पेरेंट्स ने इतना मेल डाला था पैसे रिफंड को लेके, उस मेल का एक भी जवाब नहीं है। कम से कम 400-500 मेल गए होंगे। लेकिन अपना नया सेंटर खोलना है फ्रेंचाइजी के तहत, तो इन लोगों ने नया फ्रेंचाइजी देके उसके लिए लंबे चौड़े 6 पेज का मेल भेजा, जिसमें बड़ाई करते हुए लिखा कि भगवान की तरह पेश किया जा रहा था डीके गोयल साहब से कि भगवान है एजुकेशन सेक्टर के, ठीक है। उस तरह से प्रोजेक्ट करके 6 पेज का मेल भेजा जाए। लिखा है कि फिटजी वाज देयर, फिटजी इज देयर, फिटजी विल बी देयर। हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिटजी से एक की जगह नोएडा में 100 सेंटर खोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पेरेंट्स के पैसे वापस करें, उन्हीं पेरेंट्स को वापस जो है इनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। सेक्टर 62 के सेंटर में 11th क्लास में एडमिशन कराया था अप्रैल 2024 में। 6,75,000 रुपए इन्होंने लिया था 2 साल का 11th-12th के कोर्स के लिए। 7-8 महीने पढ़ाने के बाद इन लोगों ने सेंटर एब्रप्टली बंद कर दिया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। कोई मेल नहीं, कोई मेल व्हाट्सएप नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं। अभिभावकों का आरोप है कि इनके साथ हुई ठगी का मामला अभी अटका ही पड़ा है, लेकिन फिटजी ने फ्रेंचाइजी के जरिए नए बच्चों को ठगने के लिए नया पैंतरा अपनाया है। 2 दिन के बाद FIR हुआ और आज 3 महीने होने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। वापस सेंटर को बिजनेस फ्रॉड करने के जो इनकी हैबिचुअल ऑफेंडिंग करने का जो सिस्टम इनका बना हुआ है, वापस ये फ्रेंचाइजी 4 लोगों को पकड़ के, 4 टीचर्स को पकड़ के इन लोगों ने फ्रेंचाइजी दे के वापस को सेंटर को रीओपन कर जा रहा है, जबकि इनके खिलाफ FIR है और लीगल केसेस चल रहे हैं। हमारा जो केस पहले सेक्टर 58 थाना में था ऑलरेडी, उसकी और ग्रेटर नोएडा में भी एक सेंटर है। दोनों सेंटर्स के FIR को मर्ज करके लक्ष्मी मैम जो कमिश्नर मैडम है यहाँ पे, उनके सहयोग से SIT का गठन हुआ है और DCP क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी साहब उसको हेड कर रहे हैं। अब हम लोग को उम्मीद है कि अब हमें जस्टिस मिलेगा, बिकॉज हम लोगों ने उनसे पेरेंट्स के डेलीगेशन दोनों लोगों से मिला, DCP क्राइम से भी मिला है और कमिश्नर मैम से भी मिला है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि प्रॉपर सेक्शन डाला जाए, लुकआउट नोटिस जारी किया जाए, प्लस इनके पासपोर्ट को फ्रीज किया जाए सो दैट, और इनकी गिरफ्तारी किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ। दरअसल देश में कोचिंग संस्थानों पर कोई प्रभावी निगरानी तंत्र नहीं है, जिसका नतीजा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। ये एक बहुत ही सीरियस एंगेजमेंट है बच्चों के बीच में, कोचिंग सेंटर्स के बीच में। तो कोचिंग सेंटर्स को अपने मैनेजमेंट को सुधारना चाहिए। अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो वो तो कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय लीगल सिस्टम्स, कंज्यूमर फोरम्स, अदर प्लेसेस। मगर उसके बाद भी कितना ट्रॉमा जो पेरेंट्स और बच्चे अभी भी भुगत रहे हैं, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। अभिभावक फिटजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। हालांकि अब कार्रवाई को लेकर उनकी उम्मीद जगी है। साथ ही अब ईडी ने जो कार्रवाई शुरू की है, इससे भी उनमें एक नया विश्वास पैदा होगा। लेकिन कोचिंग सेंटर्स में छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ की कोशिश होती है, उसको लेकर खुद सतर्क रहने के साथ ही दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है।
नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे। इस बंदर की हरकत देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। किसी से बातें करने में व्यस्त इस बेखबर महिला को कहाँ पता था कि बंदर की नजर उसके बालों पर है। पता तो तब चला जब बंदर ने उनके बालों की पोल खोल दी। लगता है बंदर बड़ी देर से इनके बालों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उससे रहा नहीं गया तो अपनी समस्या का समाधान कर लिया। बंदर ने जिस तरह से महिला के सिर से बेग उतार कर फेंका, वो देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। कुछ लोग होते हैं जो किसी न किसी से उलझने की फिराक में रहते हैं, लेकिन सामने वाला भी वैसा ही हो ये जरूरी तो नहीं। और फिर अगर कोई इनके जैसा हो तो फिर तो लड़ाई झगड़ा भूल ही जाइए। देखिए कैसे बकरियां डॉगी को लड़ाई के लिए उकसा रही हैं, लेकिन डॉगी है कि जवाब देना तो छोड़िए, वो तो अपनी जगह से हिलने को भी तैयार नहीं। देखते जाइए बस आप इन्हें कैसे तेजी से काम निपटा रहे हैं। इनके पास सारे कामों का शॉर्टकट और आसान तरीका है। कपड़े तो ऐसे पहनते हैं जैसे जादू दिखा रहे हैं। इनके स्मार्टनेस देखकर पापा भी हैरान हैं। शायद सोच रही हूँ कि इसने ये सब सीखा कहाँ से। लगता है दूल्हे की शक्ल पहली बार देखी है इन्होंने। गुस्सा काबू में नहीं है। बेचारा दूल्हा, हर कोशिश नाकाम जा रही है। न लड़की हाथ थामने को तैयार है, न मिठाई खिलाने को। और तो और वरमाला की हालत देखिए जरा। दूल्हे की गर्दन की जगह जमीन पर पहुंच गया। लगता है दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं आया। दोस्त नाराज है, मनाने की कोशिश चल रही है। प्यार से छूकर जताने की कोशिश हो रही है कि उसे अपनी गलती का एहसास है, अब माफ भी कर दो। लेकिन लगता है कोई बड़ी गलती हो गई है इनसे, तभी तो माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है सामने वाला। चाहे मुश्किल वक्त ही क्यों ना हो, आत्मसम्मान भी तो कोई चीज है। दोनों का ये प्यारा वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम बात करेंगे उन दो नौजवानों की जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की है। इनमें से एक है यूपी के अमेठी के रहने वाले अंकुर त्रिपाठी, जिन्होंने 50वीं रैंक हासिल की। इनके पिता छोटे किसान हैं। वहीं झारखंड के राजकुमार महतो ने भी ये परीक्षा पास की। उनके पिता घर घर अखबार बांटते हैं, लेकिन उनका बेटा आज घर घर भी सुर्खियां बन गया है। सपने जितने बड़े होते हैं, राह उतनी ही मुश्किल। लेकिन जिनमें जुनून है वो रास्तों की फिक्र कहाँ करते हैं। देश की सबसे कठिन यूपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट आया तो हर बार की तरह इस बार भी कई ऐसे चेहरे सामने आए जिन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और कामयाबी की इबारत लिखी। अमेठी के अंकुर त्रिपाठी भी उनमें से एक हैं। अंकुर अमेठी के कचनाव गांव के रहने वाले हैं। पिता किसान हैं, लेकिन बेटा अफसर बनने जा रहा है। घर में खुशी का माहौल है, मिठाइयां बट रही हैं। अंकुर ने यूपीएससी की परीक्षा में अपने चौथे प्रयास में 50वीं रैंक हासिल की है। हालांकि वो इससे पहले भी इस कठिन परीक्षा को पास कर चुके हैं और आईपीएस में चयनित होकर हैदराबाद में ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन चाह आईएएस बनने की है, सो एक बार फिर कोशिश की और 50वीं रैंक हासिल की। लड़के का भी संघर्ष था, भी घर से साइकिल से जाना, आगे घर का काम भी करना, पढ़ना भी, वो भी संघर्ष में था। हम सब आर्थिक तंगी से, किसान आदमी कितना कमाता है तो आप जानते ही हैं। और आईएएस बन गया तो पूरे गांव का क्या, पूरे उसके नाम हो रहा है। अंकुर का परिवार पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। ऐसे में उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाने के लिए पिता ने लोन लेकर बेटी की पढ़ाई में हर संभव मदद की और अंकुर ने भी उन्हें निराश नहीं किया। बचपन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करके भैया हो गए। साइकिल से स्कूल जाते थे, हमारे पास जानवर थे, खेत से करवी ला के उनके पिता रख देते थे, उसको काटते थे, जानवर को डालते थे, गोबर निकाल के फेंकते थे। जब वो 1995 में उनका एडमिशन हुआ,
उसके बाद लैंप से लालटेन से पढ़ा करते थे। सब लोग सो जाते तब भी रात में जला के पढ़ने लगते थे। कुछ ऐसी ही ऊंची उड़ान भरी है झारखंड के बोकारो के रहने वाले राजकुमार महतो ने। उनके पिता घर घर जाकर अखबार बांटते हैं, लेकिन बेटे ने आज जो मुकाम हासिल किया उससे वो खुद अखबार की सुर्खियां बन गए हैं। राजकुमार ने ऑल इंडिया रैंक 557 के साथ यूपीएससी की परीक्षा पास की है और वो इसका पूरा श्रेय अपने पिता से मिली विरासत कठिन परिश्रम को देते हैं। जी, मेरे फादर न्यूज़पेपर रिटेलर हैं, तो वहाँ से जो नेचुरल वैल्यू सिस्टम होती है हार्ड वर्क का, तो वो हार्ड वर्क तो जनरली मेरे में इनहेरेंटली आया था। तो वो एक था कि हाँ हार्ड वर्क से कुछ कर सकते हैं अपना। सेकंड ये था कि हाँ सोशल मीडिया तो हाँ उतना कनेक्टेड नहीं थे, बिकॉज वो मेनली फोकस को डाइवर्स करता है एंड जो अपना मेन फील्ड है तो उसमें फोकस करने को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करता है वो। हालांकि पिता मानते हैं कि बेटे की काबिलियत और कड़ी मेहनत से उन्हें ये सफलता हासिल हुई है। बहुत मेहनत किया, मेहनत साकार हो गया। हाँ, मेहनत साकार हो गया। और ये हम जानते थे लड़का एक दिन लाएगा रंग, और ये जानते थे और हौसला भी देते थे कि मनुष्य को कुछ भी चाह ले। उस समय मुनि 14 साल 15 साल तपस्या करते थे, वही चीज़ अभी उल्टा पढ़ाई में है। अगर आप उसे करिएगा एकदम निश्चित होना है, और ये हम जानते थे। एक छोटे से शहर के एक सामान्य परिवार का बेटा जब देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में सफलता हासिल करता है तो न सिर्फ उसका सपना साकार होता है, बल्कि वो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाता है। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पैरा एथलीट से जो दोनों हाथों से लाचार है फिर भी कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। इनका नाम शिवम कुमार है और ये यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। शिवम रेसिंग में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और अब उनका ओलंपिक में जाने का सपना है। जिनके हाथ नहीं होते उनकी जिंदगी कैसी होती है, इस कल्पना से भी शायद आप दूर रहना चाहें। लेकिन जिसे जिंदगी ने इस मोड़ पर ला ही दिया, उसके लिए तो बस दो ही रास्ते होते हैं। या तो जिंदगी भर अपनी कमियों पर रोते रहें, या फिर इसे स्वीकार करके इसे मजबूती में बदल दें। यूपी के सहारनपुर के शिवम ने दूसरा विकल्प चुना। ये तस्वीरें उसी जिद की गवाही हैं। बचपन से दोनों हाथ नहीं है। माँ ने अपना काम खुद करना सिखाया तो खुद पर भरोसा बढ़ा। पढ़ाई लिखाई शुरू की, स्कूल जाना शुरू किया, अभी एमए कर रहे हैं। क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन एक दिन टीवी पर अपने जैसे बच्चों को रेस में दौड़ते देखा तो एथलीट बनने की ठान ली। एक बार मैंने टीवी में देखे थे अपने जैसे बच्चे दौड़ते हुए, तो फिर मैंने उस दिन से मैंने देखा कि मैं भी अपना मतलब की प्रैक्टिस शुरू करूँ। और फिर मैं स्टेडियम में आया था, तो मैं कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने कोच सर मेरी प्रैक्टिस कराई है। प्रैक्टिस करता हूँ एथलीट की 1500 मीटर 800 मीटर की, और एक बार स्टेट पे में गोल्ड मेडल है और नेशनल पे एंट्री चली गई थी, एक बार पार्टिसिपेट है। और मैं दो ढाई साल से लगभग प्रैक्टिस करता हूँ एथलीट की। ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि गोल्ड मेडल लाने के लिए। 20 साल के शिवम यूपी के सहारनपुर में भूरीबास गांव के रहने वाले हैं। रोज यहां दौड़ का अभ्यास करने आते हैं। शिवम 1500 मीटर और 800 मीटर की दौड़ में अभ्यास करते हैं। हालांकि पहले उन्हें क्रिकेट का शौक था, सो क्रिकेट ग्राउंड के पास बैठे रहते थे। एक दिन कोच की नजर पड़ी तो पूछ लिया, और तब से शिवम उनकी देखरेख में दौड़ का अभ्यास करते हैं। कई दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी ले चुके हैं। स्टेट लेवल पर मेडल भी जीत चुके हैं। अब सपना पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है, लिहाजा चुनौतियों से लड़कर कड़ी मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने बोला तो क्या करता है, इसने बोला जी मैं तो बस थोड़ा बहुत रनिंग कर लेता हूँ और क्रिकेट का मुझे शौक है। मैंने बोला तो रनिंग में आ जाए, तो फिर रनिंग में आ गया। तो मैंने से मेहनत कराई, फिर इसका स्टेट मेडल है। बगैर हाथ के तो भागना बहुत ही मुश्किल है, बैलेंस नहीं बन पाता बॉडी का, और पानी पीने में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। आगे की तैयारी अच्छी कर रहा है वो, आगे देखते हैं अभी कंपटीशन आएगा उसके लिए तैयारी कर रहा है। यूं ही नहीं कहते कि चाह लो तो सब मुमकिन है। सीमाएं, बाधाएं बस आपके आत्मविश्वास को परखने के लिए है। जिसने इसे पार कर लिया वो जिंदगी की हर जंग जीतना सीख जाता है। राहुल कुमार, सहारनपुर, गुड न्यूज टुडे।
अब आपको हम लिए चलते हैं बिहार के एक ऐसे गांव में जहां लगभग हर घर से इंजीनियर निकलते हैं। जी हाँ, बिहार के गया जिले में पड़ने वाले इस गांव का नाम है पटवा टोली। कभी करघा के लिए मशहूर ये गांव अब शिक्षा का प्रतीक बन चुका है और इंजीनियरिंग की दुनिया में बिहार का नाम रोशन कर रहा है। हिम्मत, हौसला और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है और इस सफर में अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कामयाबी की गारंटी मिल जाती है। बिहार के गया का पटवा टोली गांव इसकी एक मिसाल है। परंपरागत करघा के काम से जुड़ा ये गांव एक बार फिर कामयाबी की इबारत लिख रहा है, क्योंकि गांव के 40 से ज्यादा छात्रों ने जेईई मेन 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। इस गांव के शरण्या ने 99.64 परसेंटाइल, अशोक ने 97.7, शौर्य ने 97.53, यशराज ने 97.38, शुभम कुमार और प्रतीक ने 96.55 परसेंटाइल, केतन ने 96 परसेंटाइल, निवास ने 95.7, जबकि सागर कुमार ने 94.8 परसेंटाइल के साथ टॉप किया। ये पहला मौका नहीं है जब गांव के इन बच्चों ने कमाल किया हो। इससे पहले भी गांव के कई बच्चे कामयाबी की मंजिलों को छू चुके हैं। इसीलिए इसे बिहार का मैनचेस्टर कहा है। यहाँ के युवा अब सिर्फ करघा नहीं चलाते, बल्कि इंजीनियरिंग की दुनिया में खुद को स्थापित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा जेईई मेंस क्वालिफाइड हो गया, उसमें मेरा परसेंटाइल 91.8 है। मैं अगला जो मतलब एडवांस का तैयारी जारी रखी हूँ। मेरे पिताजी यहाँ बुनकर का काम करते हैं और मम्मी भी बाहर काम करती है। मैंने जेईई में इस बार 91.8 परसेंटाइल है मेरा और मैं यहीं से अब एडवांस की तैयारी कर रही हूँ। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में रहता है कि उतना फैसिलिटी नहीं लगता, जैसे कि कोई पूछता भी नहीं है कि ये कितना आया, मतलब कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ टॉपर्स लोग को पूछा जाता है। और इधर है कि एवरेज बच्चा भी, अगर कोई कमज़ोर बच्चा भी है, उन सबको भी देखा गया था। तो मैं भी एक तरह का एक कमज़ोर बच्चा था, तो धीरे धीरे करके भैया ने सपोर्ट किया, तो आज जाके इतना कुछ हुआ है। दरअसल सफल हुए इन छात्रों में से 28 छात्रों को वृक्ष संस्थान ने गाइड किया। बता दें कि ये वही कोचिंग संस्थान है जिसने बुनकरों के इस पटवा टोली गांव को IITN फैक्ट्री में बदल दिया। इस बदलाव की शुरुआत यहाँ साल 1991 में हुई, जब जितेंद्र कुमार ने पटवा टोली गांव से IIT पहुँचने वाले पहले छात्र बनकर इतिहास रचा। और फिर शुरू हुआ नव स्किल प्रयास, जो आज वृक्ष संस्थान के रूप में युवाओं को नई दिशा दे रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल 40 से 60 छात्र जेईई मेंस की परीक्षा निकालते हैं और इंजीनियर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। बस ये समझिए कि पटवा टोली गांव से निकलने वाले होनहारों ने स्पेशल कोचिंग या हाई फाई स्कूल नहीं, बल्कि जज्बे और कुछ कर गुजरने का सपना पाला। और अब तक यहाँ से 300 से ज्यादा बच्चे इंजीनियर बनकर निकले हैं। जितने भी परिवार के बच्चे यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादातर मतलब बहुत ही वीकर सेक्शन के आते हैं, जैसे उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए। अगर देखा जाए तो बाहर में पढ़ने के लिए IIT का प्रिपरेशन करने के लिए लगभग 1 लाख से 2 लाख भी लग जाते हैं, या और बाहर में तो और ज़्यादा लगते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क बच्चे पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं। इसीलिए आज पटवा टोली गांव सिर्फ भारत का एक गांव नहीं, बल्कि शिक्षा की एक अलग है, एक रोशन उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ के वीकेंड एडिशन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।